हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑब्जेक्टिव वाला यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा की तरह आज देखने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 के वन शॉट और फुल रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे फुल रिवीजन हमने लिख रखा है। तो आप लोग जानते ही होंगे फुल रिवीजन का मतलब क्या होता है। पूरा क्वेश्चन बाई क्वेश्चन, पूरा एक एक अर्थ को समझा देना फुल रिवीजन कहलाता है। और यहाँ पे ये है प्रकाश का परावर्तन। आप लोग जब फिजिक्स के क्लास 10th के बुक को उठाएंगे तो उसका चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। तो उसका हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं, एक बार रिवीजन के तौर पे। और तो आपको वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को मिस नहीं करना है। ठीक है, बीच में इधर उधर नहीं करिएगा, जिससे आपको समझने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले प्रश्न हम लोग के मन में ये उठता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रकाश होता क्या है। तो देखिए प्रकाश होता है, देखिए प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य बातें ये होती है कि जिससे दुनिया सारी अंजूर होती है। जैसे कि सूर्य है, जैसे सूर्य है तो सूर्य से पूरी दुनिया रोशनी हो जाती है। यहाँ पे लाइट है, हम लोग का जुगनू होती है, चांद होता है, तो इससे हम लोग को प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो दुनिया की वो सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब जैसे आमतौर पे ये कि जिससे प्रकाश निकलता है। आप लोग एग्जाम में देखिए बुक वाइज मतलब बुक से देख के याद नहीं करेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो बुक से मिलाता है कि ये बच्चा बुक से नहीं ना लिखा है। अगर आप बुक से सेम टू सेम लिख देंगे तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि ये बच्चा चीट करके लिखा है। ठीक है, इसीलिए आप लोग अपने मन से लिखेगा, क्योंकि आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उस पर साफ साफ लिखा रहता है कि विद्यार्थीगण कृपया अपने शब्दों में उत्तर लिखे। तो आपको अपने शब्द में उत्तर लिखना है, आपको जैसे समझ में आए वैसे लिखना है। ठीक है, हमने भी लिखा है और 450 नंबर लाया है, तो इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, मेरा भी बोर्ड का एग्ज़ाम था 2022 में, तो हमने भी वहाँ पे बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है और 450 अंक लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने मर्जी से लिखिएगा और साफ साफ राइटिंग बना के लिखिएगा एग्ज़ाम में, इस तरह एग्जामिनर को पसंद है और आपको फुल नंबर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश दुनिया की वो सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश कहते हैं। मतलब जैसे सूर्य हो गया, यहाँ पे चंद्रमा हो गया, यहाँ पे जो जुगनू होती है शाम के चमकती है वो हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब होता है प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलती है। ठीक है, लेकिन आप लोग ये जाने होंगे कि एक ऐसा भी होता है, जैसे सूर्य है तो वो प्राकृतिक स्रोत है, वो प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। और एक है जुगनू भी है, वो भी प्राकृतिक स्रोत है। और यहाँ पे हम लोग जो बनाए हुए हैं वो मानव निर्मित स्रोत है, जैसे लाइट हो गया, मोबाइल का टॉर्च हो गया, यहाँ पे सामान्य टॉर्च हो गया, गाड़ी का हेडलाइट जो बॉल देता है, या यहाँ पे स्क्रीन में हम दिखा रखा है ये वाला बल्ब हो गया। ये सब आप जब देखेंगे तो ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है। तो प्रकाश भी होता है तो वो दो तरह का होता है, एक हो गया मानव निर्मित प्रकाश और एक हो गया प्राकृतिक प्रकाश। और प्राकृतिक प्रकाश में आपको क्या आएगा, तो सूर्य आ जाएगा, जुगनू से निकला हुआ ये जो लाइट होता है वो आ जाएगा। और यहाँ पे मानव निर्मित क्या आ जाएगा, तो लाइट हो गया घर का हम लोग का, ट्यूब लाइट हो गया, गाड़ी का जो सामने में जो होता है बल्ब जलता है वो हम लोग ही ना बनाए हैं, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश क्या होता है। तो दुनिया की वो सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है उसे ही प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये जब हम लोग फर्स्ट नंबर चैप्टर पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले नाम पे ही प्रश्न आता है कि प्रकाश होता क्या है, परावर्तन होता क्या है। तो आपको पूरा समझ के बनाना है और समझ के एकदम चलना है। ठीक है, और आप लोग वीडियो को स्क्रॉल नहीं करिएगा। ठीक है, जिससे आपको ये पूरा समझ में आएगा और हम आपको एकदम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो मिस नहीं करना है और बीच में इधर उधर नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये तो हमने देख लिया कि प्रकाश होता क्या है। तो दुनिया की वो सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है उसे प्रकाश कहते हैं। या आप बुक के माध्यम से जो दिया हुआ है कि प्रकाश वो कारक है
जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश, अब देखिए जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का आँख है, तो वो कब दिखता है? देखिए हम लोग का भगवान जब आँख बनाए तो क्या कंडीशन रखे कि जब हम लाइट में रहेंगे तभी किसी वस्तु को देख पाएंगे। बिना लाइट के हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? आप लोग रात में लाइट बुता के पढ़िएगा, नहीं पढ़ पाइएगा, वैसे ही होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि प्रकाश प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं, या दुनिया की वो सारी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है उसे प्रकाश कहते हैं। और ये आपको अपने मर्जी से बनाना है, अपने मन से लिखना है। अगर आपको साफ नहीं बुझा रहा है एकदम कि हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको केवल ये याद रखना है कि प्रकाश होता क्या है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। आप सीधा वही लिख देना है कि जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसी को प्रकाश करते हैं। बस एग्जामिनर उसी पे खुश हो जाएगा। आपको ज़्यादा ये नहीं करना है, खुद से बना के लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग दूसरा टॉपिक के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा टॉपिक के बारे में हम लोग देखते हैं। तो दूसरा हम लोग का टॉपिक क्या है कि परावर्तन। एक होता है प्रकाश, प्रकाश के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब होता है परावर्तन क्या है। तो देखिए प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मानिए कि हम शीशा ले गए, जैसे हम लोग शीशा को ले जाते हैं सूर्य के प्रकाश के सामने, तो शीशा आप बारिएगा ना, तो देखिए शीशा पे सूर्य का जब प्रकाश जाता है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे हम लोग आप टॉर्च लीजिए और शीशा पे बारिए, शीशा पे आप टॉर्च बारिएगा तो वो आप ही पे चमकने लगेगा। आप जैसे ऐसे महसूस किए होंगे कि आप जब किसी चमकीली वस्तु को शीशा के सामने ले जाएंगे तो वापस आपके ही ऊपर होने लगता है, उसी को परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे चित्र में हमने दिखा रखा है कि एक लड़का है, जैसे शीशा में अपना चेहरा देख रहा है और वापस वो उसी माध्यम में लौट जा रहा है। देखिए ये प्रतिबिंब है उसका, ये व्यक्ति है, और ये आने वाली प्रकाश की किरण है, और ये दर्पण है, ये आईना है, और उसका ये परावर्तक सतह है। ये देखिए ये आया प्रकाश की किरण और ये वापस उसी माध्यम में लौट गया, उसी को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश दर्पण से टकराकर वापस लौटता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कोई दर्पण से टकराकर प्रकाश लौटा, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है और साफ ही रट जाना है, क्योंकि ये सब प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये आपको घबराना नहीं है इससे, और समझ के पढ़ना है एकदम से। तो ये सामान्य आप ये भाषा में याद रख सकते हैं कि प्रकाश दर्पण से टकराकर वापस लौटता है, यही प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश दर्पण से टकराकर वापस लौटता है, यही प्रकाश का परावर्तन है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? यहाँ पे सबसे पहले पढ़ा कि प्रकाश किसे कहते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसी को प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश के स्रोत होते हैं, जैसे मानव निर्मित स्रोत होते हैं। स्रोत मतलब क्या है? जहाँ से प्रकाश हम प्राप्त करते हैं। तो सूर्य का प्रकाश हो गया, वो प्राकृतिक स्रोत है। बल्ब हो गया, वो मानव निर्मित स्रोत है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत कितने तरह के होते हैं। तो प्रकाश के स्रोत मतलब प्रकाश हम कितने जगहों से प्राप्त होता है। तो एक होता है मानव निर्मित स्रोत और एक होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या आता है? तो आपका ये हो गया सूर्य हो गया, और हो गया तारा हो गया, सूर्य हो गया, फिर से ये आपका जो जुगनू होती है रात में बढ़ती है, अपने आप देखे होंगे आप लोग, गाँव में अधिकतर होता है। तो वो हो गया मानव प्राकृतिक स्रोत। और वहाँ पे मानव निर्मित स्रोत क्या हो जाएगा? तो लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या होगा? तो ये सब मानव निर्मित स्रोत हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और यहाँ पे भूलना नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम दूसरा नंबर क्या बताएं आपको टॉपिक कि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश जब किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने चित्र में दिखा रखा है कि प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रकाश आया, यहाँ पे रुकिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे ये करके ये देखिए प्रकाश आया और वापस उसी माध्यम में लौट गया, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, नहीं तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आप देख के याद कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कि प्रकाश दर्पण से टकराकर वापस लौटता है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और बाकी आप बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है।
जिसमें मतलब जैसा आपको मन करे, बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, बस वो आपको नंबर दे देगा, क्योंकि पहले ही उनके पास समय नहीं होता है। ठीक है, हम लोग भी वैसे दिए हैं, मेरा भी दोस्त दिया है, पढ़ने में एकदम बुड़बक था, लेकिन फिर भी उसका उसका भी आ गया भाई, क्या बोले हम, 430 उसका भी आ गया। तो वैसे ही आप मतलब बस आप राइटिंग सही रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है, खुद पे भरोसा सबसे बड़ा हिम्मत होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा हम लोग टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, प्रकाश की किरणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दिया, यहाँ पे देखिए एक चीज़ छोड़ दिया यहाँ पे इसी टॉपिक में एक है कि एक होता है, देखिए यहाँ पे हम आपको नहीं बताएं, एक होता है प्रदीप्त वस्तु और एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। मतलब उसी के बारे में हम आपको बताएं ही। तो ये देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है। देखिए जैसे मतलब कुछ ऐसी वस्तु होती है जो प्रकाश स्वयं निकालती है, जैसे सूर्य हो गया, बिजली का जलता बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वे सारी वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं निकालती हैं। ठीक है, जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है, जैसे सूर्य हो गया। इसमें इसमें आपको ये नहीं देखना है कि प्राकृतिक है या मानव निर्मित है, आपको ये सिर्फ देखना है कि कौन रोशनी को निकाल रहा है। जैसे ये हो गया जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, सूर्य हो गया, ये सब अपने से प्रकाश अपने में से उत्सर्जित करता है। जैसे सूर्य उगता है तो अपने से प्रकाश निकालता है अपने में से, तब ना हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये हो गया प्रदीप वस्तु। और जो अपने से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे ये हो गया टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया, पौधे हो गए, ये सब अप्रदीप वस्तु आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है या निकलती है उसे कहते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे सूर्य, बिजली का जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गई, जुगनू हो गई, ये सब आपको याद रखना है। और ये सब क्या हो जाएगी, तो प्रदीप्त हो जाएगी। और अप्रदीप्त क्या है जी, तो अप्रदीप्त है टेबल हो गया, कुर्सी हो गया। मतलब अप्रदीप्त कहने का मतलब क्या हो गया कि वैसी वस्तुएं जिनसे जो प्रकाश होता है वो उत्सर्जित नहीं होती है, उसी को अप्रदीप्त या अदीप्तिमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्तमान वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो वे सारी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश नहीं निकालती है, जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करती है, उसी को अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है, वो अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज अभी तक 3 टॉपिक को पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखना है। और चलिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की किरणों के बारे में। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कभी कभी जो वर्षा होती है, रेनबो उगता है, तो आप लोग कभी कभी देखे होंगे, या टॉर्च बार के भी आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि प्रकाश कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता है, प्रकाश हमेशा जाता है तो ऐसे सीधा जाता है। देखिए ऐसे ऐसे सीधा जाता है, प्रकाश हमेशा सीधा जाता है। ठीक है, एक सरल रेखा में प्रकाश जाता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि प्रकाश की किरणें क्या होती है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरणों को प्रकाश की किरणें कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रकाश की किरणें किसे कहते हैं। तो देखिए सूर्य का जब प्रकाश निकलता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा ये सब नहीं जाता है। सूर्य का प्रकाश जब भी जाता है तो ये सीधा निकलता है। जैसे यहाँ पे दिखा दिए, हम यहाँ पे आपको दिखाएं यहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश जब भी जाएगा तो आपको सीधा एकदम सीधा जाएगा, टेढ़ा ना इधर मुड़ेगा ना उधर मुड़ेगा। तो ये आपको याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश जब एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश एक सरल रेखा की तरह चले, मतलब एक लाइन की तरह, जैसे ये चित्र में चल रहा है, जैसे एक लाइन की तरह पूरा चल रहा है, तो उसे ही हम किरण कहते हैं। ठीक है, और किरणों के समूह को क्या कहते हैं, जब किरण एक ही जगह पे पूरा मौजूद हो। जैसे यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किरण सब है और एक ही जगह पे मौजूद है, तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज कहेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। चलिए यहाँ पे एक बार और हम लोग समझते हैं कि प्रकाश की किरणें क्या होती है। तो देखिए एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, या हम लोग जब टॉर्च बारते हैं तो टॉर्च एक सरल रेखा में चलता है। जैसे हम लोग टॉर्च बारे वो एकदम सीधा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें एक सरल रेखा में जब चलती है तो उसी को प्रकाश क्या
किरण कहते हैं, उसी को किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश एक सरल रेखा में चलती है तो उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे हमने बता रखा है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, क्योंकि सारा देखिए यहाँ पे किरण एक ही जगह पर उपस्थित है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी आता है कि किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? तो किरण पुंज भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। तो ये आपको याद रखना है कि एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। और यहाँ पे ये है टॉपिक कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछेगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखा रखा है आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कि किरण पुंज कितने तरह के होते हैं। वहाँ पे तो हम आपको बताएं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे सब किरण एक जगह उपस्थित हो जाए, एक ही जगह इकट्ठा हो जाए तो उसे किरण पुंज कहेंगे। लेकिन यह किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? तो किरण पुंज भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है अपसारी किरण पुंज, एक होता है समांतर किरण पुंज और एक होता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। यहाँ पे चित्र में हमने दिखा रखा है कि एक होता है अपसारी किरण पुंज, ठीक है, एक होता है समांतर किरण पुंज होता है और एक होता है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो यहाँ पे अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? तो प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु स्रोत, जैसे ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे लौक रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश की किरणें एक स्रोत, एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो उसे अपसारी कहते हैं। अप मतलब क्या होता है? फैलना। अप मतलब फैलना होता है। तो प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत हो तो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। और जब प्रकाश की किरणें एकदम सीधा लाइन में चले, समांतर चले, तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर इकट्ठी हुई, मतलब एक बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होता है, तो उसे अभिसारी कहते हैं। अभिसारी मतलब क्या? एक जगह पे इकट्ठा होना। एक जगह पे इकट्ठा होने को अभिसारी कहते हैं, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। एक जगह से निकलता हुआ प्रतीत को अपसारी किरण पुंज कहेंगे और एक ही जगह लाइन से एकदम सीधा जाता हुआ जो होता है रेखा, उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा अभी? किरण पुंज कितने तरह के होते हैं? तो किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। यहाँ पे अपसारी किरण पुंज क्या होता है? तो प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रकाश की बिंदु जो होती है, एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती हुई प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर चित्र में, आप ए नंबर चित्र में देखिए कि एक बिंदु स्रोत है, वहाँ से प्रकाश की किरण निकलकर फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसको अपसारी कहेंगे, ठीक है। अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जब होती है, जैसे यहाँ पे बी नंबर चित्र में देखिए एक दूसरे के समांतर है, तो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जब होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। और जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत भी होती है, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ये आपको याद रखना है कि हम लोग क्या पढ़ें कि किरण पुंज कितने तरह के होते हैं। तो किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। और अपसारी किसे कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज वो होते हैं जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता हुआ प्रतीत होते हैं, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। और एक दूसरे के जब समांतर जाता है तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। और प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों पढ़ लिया और तीनों चित्र को आपको दिखा दिए, तो आपको ध्यान से सब समझते जाना है और एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग का टॉपिक है यहाँ पे कि पदार्थ किसे कहते हैं।
तो सबसे पहले आपको ऐसे तो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन हम पहले समझा रहे हैं आपको कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे वस्तु आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे ये बहुत बार, कि ऐसे वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो जिसे नापा तोला जा सके, उसे पदार्थ कहते हैं। ये आप लोग कई बार पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये पदार्थ भी होते हैं ना, तो ये पदार्थ भी तीन तरह के होते हैं। जैसे एक हो गया पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ वे होते हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो सके, जिसे प्रकाश आसानी से पार हो सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, हम लोग का जो शीशा हो गया, जो वो वाला शीशा नहीं होता है, गाड़ी वाला शीशा, एक होता है मिरर और एक होता है ये कांच। तो कांच होता है, तो कांच से ना जो प्रकाश की किरण है वो गुजर जाता है। पानी हो गया, पानी में भी प्रकाश की किरण गुजर जाता है। हवा हो गया, आदि पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि वे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और ये पारदर्शी पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो कांच हो जाता है हम लोग का, पानी हो जाता है, हवा हो जाता है। यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि यहाँ पे ये वाला कांच हो जाएगा हम लोग का, पानी हो जाएगा, यहाँ पे हवा हो जाएगा, चश्मा हो जाएगा। ये अब क्या हो जाएगा? ये पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। और एक होता है अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो अपारदर्शी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिससे होकर प्रकाश की किरणें नहीं गुजर पाती है। जैसे आप मानिए कि टॉर्च आप बारे और टॉर्च के सामने ले जाके बड़का सा एक बोर्ड रख दिए, तो आपको उधर का कुछ लौकाई देगा? नहीं लौकाई देगा। तो वो होता है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ वैसे होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं हो सकता है, ठीक है। जिनसे प्रकाश पार नहीं होता है आसानी से, क्या प्रकाश की किरण पार नहीं होता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ब्रेंच हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है पारभासी पदार्थ। जैसे आप लोग ऐसे ऐसे देखे होंगे, जैसे ऐसे पदार्थ जो जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार करे, जैसे थोड़ा थोड़ा पार करे। जैसे आप देखे होंगे तेल में आप कागज एक लीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत तेल छिड़क दीजिएगा। ये जो होता है ना खाना बनाने वाला तेल, कड़ुआ तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसे आप लोग पेपर में लगा दीजिएगा, ठीक है। और उस पर देखिएगा, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा लौकाई देगा, थोड़ा थोड़ा नहीं भी लौकाई देगा। आर पार थोड़ा लौकेगा और थोड़ा नहीं लौकेगा। तो वो होता है पारभासी पदार्थ। जैसे आप मतलब एक शीशा ले लीजिए, ऐसा जो ये गिलास में दूध है, यहाँ पे आप लोग लौक रहा है, यहाँ पे ये वाला शीशा ले लीजिए और उसको घिस दीजिए पूरा, और फिर उससे देखिए, उससे थोड़ा बहुत लौकेगा, थोड़ा बहुत नहीं लौकेगा, ठीक है। तो वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरण अंशतः पार करे। जैसे जिससे प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा पार करे, अंशतः पार करे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल में लगा हुआ कागज हो गया, हम लोग का घिसा हुआ कांच हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब पारभासी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या पढ़े यहाँ पे कि पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिसे पदार्थ, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या टॉपिक पढ़े कि पदार्थ किसे कहते हैं यहाँ पे? तो ऐसे पदार्थ जिसे हम छू सके, जिसे नापा तोला जा सके, जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। और पदार्थ भी होते हैं तो वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है पारदर्शी पदार्थ, एक होता है अपारदर्शी पदार्थ और एक होता है पारभासी पदार्थ। और पारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं? तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब पारदर्शी पदार्थ होते हैं, ठीक है। एक होता है अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया। जैसे ये सूर्य का जो जैसे टॉर्च आप बारे और उसमें बीच में जाके कोई बड़ा सा, जैसे आप कोई दीवार ले लिया और दीवार के इस साइड आप टॉर्च बारेंगे तो उस साइड जाएगा प्रकाश, नहीं जाएगा। तो ये अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। और एक होता है पारभासी। तो पारभासी क्या होता है? वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार करे, जैसे प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार करे, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल में लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच आदि ये सब होते हैं, वो पारभासी पदार्थ के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और यहाँ पे पूरा वीडियो को देख के जाना है, ठीक है। बीच में आप लोग इधर उधर नहीं भटकिएगा, ठीक है। इससे आपको पूरा समझ में भी आएगा और आपको थोड़ा बहुत आपको ब्रेक लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा वीडियो को स्क्रॉल नहीं करके देखना है, ठीक है। एकदम एक एक क्षण यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो वन शॉट होने वाला है। शायद वन शॉट हो पाएगा अभी या नहीं, ये आप देखेंगे हम लोग अंत में, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे
अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ें और यहाँ पे भी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, किसी वस्तु से टकराकर लौट रहे प्रकाश को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम आपको शुरू में ही बताएं यहाँ पे कि देखिए, जैसे यहाँ पे कोई एक मिरर है, ठीक है, मानिए कि ये कोई शीशा है, ठीक है, और इसे कोई इधर से कोई व्यक्ति खड़ा है और उसका तस्वीर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो वापस वो उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। जैसे ये प्रकाश की किरण है, तो कोई प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में यहाँ पे लौट गया, यहाँ पे देखिए ये कोई वस्तु है, यहाँ पे मानिए कि कोई वस्तु ही है यहाँ पे, और ये कोई प्रकाश है, यहाँ पे टकराकर उसी माध्यम में यहाँ पे लौट गया ना, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको ज़्यादा आपको घबराना नहीं है इसे लेकर, और इस टॉपिक से थोड़ा बहुत प्रश्न आता है और ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है और इसके कितने नियम होते हैं। तो ये सब हम आपको आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप लोग ये समझिए केवल कि किसी वस्तु से टकराकर लौट रहे प्रकाश को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे किसी वस्तु से टकराकर ये वाला किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और यहाँ पे भी आपको एक शर्त दिखेगा कि यहाँ पे क्या होता है। देखिए, जैसे ये कोई वस्तु है और उससे कोई प्रकाश की किरण ये आ रहा है, तो इसे कौन सा किरण कहेंगे? इसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। इसे आई से सूचित किया जाता है, ठीक है, आपतित किरण। इसे एक सेकंड रुकिए आप लोग, यहाँ पे इसे आई से सूचित करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे हो जाएगा। ये आपतित किरण है तो इसे इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और ये परावर्तित किरण है तो इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसलिए इसको शॉर्टकट में आई लिखते हैं और इसको शॉर्टकट में आर लिखते हैं। तो ये आपतित किरण हो जाता है हम लोग का, और ये परावर्तित किरण हो जाता है हम लोग का। और ये बीच में क्या होता है? अभिलंब होता है, ठीक है, बीच में अभिलंब होता है। तो ये अब सवाल आपसे पूछेगा ये कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि ये जो रुकिए एक सेकेंड, यहाँ पे रुकिए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, ये आपतित किरण, यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि ये प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक पे हम लोग थे यहाँ पे। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या होता है कि ये जो कोई वस्तु है, ये कोई रेखा है, जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 2 कोण बनता है। यहाँ पे बीच में अभिलंब बनाने से यहाँ पे 2 कोण बना, ये एक कोण और ये एक कोण। इसे क्या कहेंगे? साइन आई। साइन मतलब ये स्नेल का नियम होता है, आप दूसरे चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसे आई से सूचित करते हैं और इसे आर से सूचित करते हैं। और क्यों करते हैं? तो इसे इंसिडेंट रे कहते हैं और इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। रे मतलब क्या होता है? किरण, और इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे आर है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। तो ये आपतित किरण, ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम लोग एक अभिलंब बैठाते हैं, और यहाँ पे आपतन कोण, इसे कहते हैं आपतन कोण, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये होता है आपतन कोण, ये होता है आपतन कोण, और ये होता है परावर्तन कोण। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और पहला नियम ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब है, जो ये तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। ये तीनों एक ही जगह पे है। तो इसे रुके, हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं सब हटा के, कि आपको समझ में एकदम फाइनली। आप क्यों आए हैं ये ऑब्जेक्टिव वाला यूट्यूब चैनल पे? सब समझने के लिए ही ना, तो हम आपको सब समझा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या होता है कि ये जो आपतन कोण, यहाँ पे ये जो कोण है, यहाँ पे जो कोण है, यहाँ पे साइन आई वाला जो कोण है और ये आर वाला कोण है, ये आपतित, देखिए ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। ये जब आप नापिएगा तो ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया पहला नियम। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम, ठीक है। और दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब डाला गया है, ये तीनों एक ही तल में है। देखिए, ये तीनों एक ही जगह पे स्थित है कि नहीं, इसीलिए पहला नियम क्या होगा? आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होता है, मतलब तीनों एक ही सतह पे होता है, एक ही पोल पे होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के नियम को, ठीक है, क्योंकि ये हर वर्ष पूछता है और इस बार भी पूछा था 2026 के बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक को तो बड़े अच्छे से पढ़ लिए कि ये प्रकाश का परावर्तन। एक बार फिर से हम आपको इसको समझाएंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो जब किसी वस्तु से टकराकर लौट रहे प्रकाश को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मानिए कि कोई सतह पे हम लोग टॉर्च बारे, तो वो जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम में वापस वो लौट जाता है। जैसे किसी वस्तु से टकराकर लौट रहे प्रकाश को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके कितने नियम होते हैं, तो इसके दो नियम होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में तो खास कर पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई, ये जो आई है, आई मतलब क्या, इंसिडेंट रे, और ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। और आपतित किरण ये, परावर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ पे देखिए, यह एक ही तल में है सब, इसीलिए ये दो नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरा टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे इससे आगे, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार और यहाँ पे रिवीजन करा दे रहे हैं कि परावर्तन के नियम क्या होता है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये आप कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कितने बार, ना जाने कितने बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए कंठस्थ, ठीक है। ये आप कोचिंग में भी सुने होंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में आपको फिजिक्स में तो ज़्यादातर ये पूछा जाता है, ये दर्पण सूत्र के बारे में, F बराबर R/2, ये सब हम आपको सिद्ध करके अभी सिखाएंगे, ठीक है, आगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी बहुत ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको भाई जो देख रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है, वो पक्का सपोर्ट करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे ये साइन आई, मतलब ये जो कोण आई है इंसिडेंट रे, और कोण आर रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होता है। तो पहला नियम क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब आपको हम जानते हैं कि उस समय कुछ नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ पे आप लोग ये देखिए, यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग ये देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे ये किया, यहाँ पे मेन टॉपिक यही है, जहाँ पे ये तीर का निशान है, यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब है, जो तीनों एक ही तल में है। यहाँ पे देखिए तीनों एक ही बिंदु पे आके मिल रहा है, इसी को तो तल कहते हैं, तल इसी को कहते हैं। तीनों बिंदु आके एक ही जगह पे मिल रहा है, इसी को तल कहते हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो ये वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार जरूर ऐसे करके देखिएगा, क्योंकि हमें भी याद है 2022 में 2019 में मेरे एक फ्रेंड थे, वो बताए थे कि जब नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार जरूर देखिएगा। इससे आपका पूरा फुल रिवीजन होगा और आपको समझ में आएगा। एक ही चीज़ को आप दोबारा देखेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है, कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। और आगे जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़िएगा
चैप्टर नंबर 2 हम लोग का क्या है यहाँ पे, चैप्टर नंबर 2 है प्रकाश के अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, ये आपको पढ़िएगा। एक होता है स्नेल का नियम और एक होता है ज्यामितीय से बताया। वैसे एक तो पहला बहुत आसान होता है, तो ये आप जब चैप्टर 2 में आप लोग जाएंगे तो हम आपको वहाँ पे पूरा फुल फाइनली बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर चैप्टर में भी ये जो होता है प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होता है, और चैप्टर 2 में भी प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब आप लोग जानते होंगे, छाया, परछाई। छाया जो होता है हम लोग का, परछाई जो होता है उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। और गांव के एरिया में लोग इस परछाई को भूत समझ लेते हैं, तो वो नहीं होता है। परछाई भी एक टॉपिक है जो आपके बुक में दिया गया है, और हम यहाँ पे वन शॉट और फुल रिवीजन करा रहे हैं। तो हमें भाई फर्ज बनता है कि आप लोग को पूरा एक एक टॉपिक समझाएं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, ठीक है, मेरे कहने से, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले हम आपको ये एक और बात बता दें कि यहाँ पे देखिए कोई टॉपिक यहाँ पे भारी नहीं होता है, ठीक है। आप एक अपने भाषा में समझिएगा, आपको किस भाषा में समझ में आ रहा है। आप जैसे माने कि यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में नहीं समझे, तो आप लोग यहाँ पे शॉर्टकट में याद रख सकते हैं कि साइन आई, और मतलब जो कोण आर है और कोण आई है आपस में बराबर होता है। और कोण आई का मतलब क्या होता है, आपतित किरण, और कोण आर का मतलब परावर्तित किरण। तो कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होता है, तो उसे परावर्तन का नियम है वो फर्स्ट वाला नियम। तो आपको देखिए अपने से वहाँ पे टॉपिक बना दे रहे हैं, और नहीं भी आए ना तो मतलब सोच, मतलब एक ठोप, मतलब अपना ये समझिएगा ना कि हम वीडियो में क्या देखे थे एक बार, और जब आप पढ़िएगा तो एक बार कॉपी कलम लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। वैसे आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे प्रतिबिंब, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक है। ये उतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो ज़्यादा आपको ये नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अधिक बार पूछा नहीं है बोर्ड एग्जाम में। और जो अधिक बार पूछा गया है वो है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। यहाँ पे दर्पण सूत्र के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे F=R/2 के बारे में पूछा जाएगा, जो कि सब सूत्र है जिसे सत्यापन करना है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा ये चैप्टर के प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपको याद रखना है कंठस्थ की, ठीक है, कि कौन चैप्टर के बारे में पूछा होता है, ठीक है। देखिए पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है, सब पढ़िए ये हम कहते हैं, लेकिन एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है उसे आप अधिक याद करिए, ठीक है। अब मानिए कि जो एग्जाम में नहीं आएगा आप उसे ही अधिक बार पढ़ेंगे तो ये कैसे होगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर आप फेल हो जाइएगा। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रतिबिंब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये नहीं कि आप हम बोले कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप वीडियो को स्क्रॉल करें, हो भी सकता है, ठीक है, पूछ भी सकता है आपसे आगे चल के। तो आपको ज़्यादा नहीं इस टॉपिक पे पढ़ना है, बस 1-2 बार देख लीजिए रिवीजन के तौर पे। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु की दिखाई देने वाली तस्वीर को प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए कोई वस्तु को हम जब देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सामान्यतः यहाँ पे एकदम शॉर्टकट में ये क्वेश्चन का आंसर है, किसी वस्तु की दिखाई देने वाली तस्वीर को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी वस्तु है उसकी माने कि कोई भी वस्तु है जिसका प्रतिबिंब शीशा में बन रहा है, वो शीशा में देखने वाली तस्वीर को प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, जो वापस लौटता है। और एक सेकंड रुकिए, तो देखिए यहाँ पे बुक के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि जब किसी दर्पण के सामने, माने कि कोई शीशा है उसके सामने कोई वस्तु रखी होती है, या हम लोग माने कि अपना जो कॉपी है, किताब है, वो ले जाते हैं, ठीक है, तो अब उसके सामने एक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब मतलब क्या, इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो वस्तु के विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश की किरणों दर्पण पर पड़ती है और प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। अब आप एक बार में नहीं समझे होंगे, हम जानते हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा समझा रहे हैं। देखिए जब आप कोई वस्तु को ले जाते हैं ऐनक के सामने, आईना के सामने किसी वस्तु को आप जब ले जाते हैं तो उसका एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वो जो आप जो वस्तु के जो
आईना के सामने जो वस्तु ले गए हैं उसके विभिन्न बिंदुओं भी बनते हैं, ठीक है। उसे प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है, ठीक है, और परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई प्रतीत होती है, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए कि मानिए कि आपके पास एक आईना है और किसी वस्तु को आप आईना के सामने ले गए, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को आप आईना के सामने ले जाते हैं तब उसका एक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वो जो वस्तु है उसके विभिन्न बिंदु से प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है, ठीक है, और परावर्तन के नियमों का पालन करती है, और परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये ज़्यादा उलझन वाला क्वेश्चन था और ये आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, ठीक है। ये ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, हम बस ऐसे ही बता दिए। और ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। काफ़ी कम बार ये पूछा गया है, तो आप लोग इसे ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं रटिएगा, और कोई चीज़ को रटिए मत, दिमाग से समझिए, आपको सब समझ में आएगा। एक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने लिखा रखा है कि यहाँ पे ये वाला टॉपिक है। आप देखिए, यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने कॉपी कलम में ये वाला टॉपिक उतार लीजिए। यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं कि ये वाला टॉपिक आप उतार लीजिए अपने कॉपी में, ठीक है। कि जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हो तो जो चेहरा दिखाई देता है वही प्रतिबिंब है, बस। आगे कुछ नहीं याद करना है कि कौन से नियम का पालन करता है, कौन परावर्तित होता है, कौन से प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के विभिन्न बिंदु होते हैं, ये सब आपको नहीं याद करना है। बोर्ड एग्जाम में पूछे ये आप लिखिएगा कि जब आप आईना, जैसे जब आप किसी आईने के सामने अपना चेहरा, मानिए कि आप आईने के सामने यहाँ पे गए, यहाँ पे फोटो में आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा समझ में आएगा। जब आप किसी आईने के सामने गए और अपना चेहरा देखते हैं और ये जो चेहरा बना, ये जो प्रतिबिंब है, इसी को तो मतलब इमेज प्रतिबिंब कहते हैं। जब आप आईने में अपना चेहरा देखते हो, जो चेहरा दिखाई देता है वही प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। और बुक वाला जो आंसर है उसे आपको याद नहीं करना है, हम आपको ये मिला के 5वां बार बता रहे हैं कि प्रतिबिंब के बारे में आपको ज़्यादा इस टॉपिक से प्रश्न नहीं आते हैं, तो ये आपको याद ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब के प्रकार भी होते हैं। यहाँ पे हम आपको बताएं कि प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, जैसे ये हम लोग का इमेज हो गया प्रतिबिंब, ये कितने तरह के होते हैं, तो ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होगा वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी। आभासी को ही काल्पनिक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि आभासी को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी को काल्पनिक कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनाया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो वास्तव में बनाया जा सके, जिसे हम लोग वास्तव में देखते हैं, जिसे हम छू के महसूस करते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो आभासी होता है, जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और काल्पनिक को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो वास्तविक क्या होता है, जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनाया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे जिसे हम छू के देख सकते हैं, जिसे स्क्रीन पे बनाया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग आप खुद से बनाते हैं, उसे छू सकते हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब हो जाता है, ठीक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, जब आप आईने में शक्ल अपना देखते हो तो उसे छू सकते हो, उसे छू तो आप सकते हैं लेकिन उसे मतलब ऐसे पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। तो जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सकता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और काल्पनिक को ही क्या कहते हैं, आभासी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं, तो प्रतिबिंब 2 तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर बनाया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं बनाया जा सके उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो ज़्यादा आपको नहीं याद करना है, बस समझाने के लिए हम आपको बता दिए, 1 शॉट पढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक शुरू होता है। तो ये भी पहले भी बताया, वो मेन टॉपिक था, ठीक है, जो प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताएं, परावर्तन के नियम के बारे में बताएं, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक था। और यहाँ से
ये भी पूछता है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है वैसे हम आपको बता देंगे कि कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग का कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे हम लोग का है क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो समतल दर्पण क्या, समतल दर्पण मतलब क्या, वैसा दर्पण जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं तो बिल्कुल समान आकार का बनता है, ठीक है। जैसे आप लोग कोई सैलून में गए तो सैलून में अवतल दर्पण का भी उपयोग होता है और समतल दर्पण का भी उपयोग होता है। और क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को जो अपना चेहरा है वो बड़ा चाहिए, ठीक है। जैसे आप मानिए कि बाइक जो होता है हम लोग का, उसमें जैसे मानिए कि आपका मोटरसाइकिल है, ठीक है, और उसमें जो जो साइड मिरर लगा होता है, जैसे साइड में जो शीशा लगा होता है, उसमें आप जाके चेहरा देखिएगा तो उसका उसमें आपको चेहरा दिखाएगा लेकिन छोटा छोटा दिखाएगा। क्या आप उसे देख के अपना दाढ़ी बनवा सकते हैं? नहीं बनवा सकते हैं। कहाँ कटा कहाँ छूटा बाल नहीं देख सकते हैं। तो इसे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे समतल दर्पण मतलब क्यों क्यों समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसका उपयोग होता है। तो आप लोग को पहले हम यही बता दिए कि समतल दर्पण की जो वो होती है, समतल दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब का बराबर दूरी बनाता है। जैसे हम हैं समतल दर्पण के सामने जाके खड़े हो गए तो वो हमारा बराबर समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। जो जो हम यहाँ पे लिखवा दिए हैं ये आपको कॉपी में नोट कर लेना है, और आप नहीं भी करेंगे तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है, ठीक है। तो देखिए इसकी फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, और यह वस्तु का हमेशा वास्तविक, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। जैसे ये लड़का है, देखिए यहाँ पे हम तो उस समय से बकबक कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आप यहाँ पे तस्वीर में देखिए, यहाँ पे आप तस्वीर में एक बार देखिए, ये वाले तस्वीर में देखिए एक लड़का है जो अपना तस्वीर समतल दर्पण के सामने देख रहा है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल समान आकार का बन रहा है, बिल्कुल इसका ये जितना हाइट का है उतना ही हाइट का इसका तस्वीर बन रहा है। तो इसका फोकस दूरी अनंत होता है, लेकिन यह वस्तु का हमेशा वास्तविक, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, आवर्धन मतलब क्या, वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हम गलत बोल दिए यहाँ पे कि आवर्धन मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन को किस इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन, ठीक है। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं और एम से उसको सूचित करता है। तो एम बराबर क्या होता है, भी बाई यू होता है, ठीक है। एम बराबर भी बाई यू होता है, तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे भी बाई यू, और भी मतलब क्या, भी मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और यू मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो समतल दर्पण का आवर्धन भी बाई यू होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ा, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या आपको बताया यहाँ पे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, और ये वस्तु का हमेशा वास्तविक, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। इससे आप जो भी ये जो घड़ी है, देखिए घड़ी में भी है समान आकार का है, ठीक है, दायां और बायां। तो ये वस्तु का हमेशा वास्तविक, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और समतल दर्पण का आवर्धन, आवर्धन बराबर, आवर्धन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो समतल दर्पण का आवर्धन भी बाई यू होता है, ठीक है। भी मतलब क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और यू मतलब क्या, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात मतलब क्या, बट्टा, यहाँ पे बीच में बट्टा लगा दिए। तो समतल दर्पण का आवर्धन भी बराबर भी अनुपात यू होता है, ठीक है। अनुपात मतलब बट्टा ही, तो भी बटा यू मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। और आवर्धन, इसका समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, +1 होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपको प्रश्न पूछा हुआ मिलेगा, कितने बार पूछा है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो +1 आप लोग बताइएगा। आप यहाँ पे ऑप्शन देगा 0, -1 और यहाँ पे 2 और +1, तो आप क्या मारिएगा, +1 पे टिक करके आइएगा, ठीक है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो +1 होता है, ठीक है। और समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो घरों में हो जाता है, वाहनों में हो जाता है, सजावट में भी किया जाता है, ठीक है।
और कोई कोई सैलून में आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये समतल दर्पण लगा होता है, वरना सब सैलून में अवतल दर्पण लगा होता है। और अवतल दर्पण क्यों लगा होता है? तो बड़ा अपना चेहरा देखने के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा चेहरा बनता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण आपको नाम से ही जूझ रहा है कि गोलीय मतलब क्या, गोल। तो गोलीय दर्पण बिहार बोर्ड के द्वारा यहाँ पे हम लगा दिए, आपको सब क्वेश्चन और फोटो लगा दिए हैं, क्योंकि हम वहाँ पे वो डिजिटल बोर्ड की तरह नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये नहीं है अवेलेबल। तो हम धीरे धीरे अभी वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हम वो वैसे भी पढ़ाने लगेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे गोलीय दर्पण क्या होता है? तो इसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, और यह दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के हैं। एक होते हैं अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है, और यह मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ पे हमने फोटो में दिखा रखा है कि ये हो गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है, और ये हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पे आपका जो गाड़ी होता है उसके हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं हम लोग सैलून दुकान में, तो उसमें भी आपका अवतल दर्पण देखने को मिलेगा। और एक होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण जैसे आप लोग ये तस्वीर देखिए, ये कोई ना कोई आप लोग कभी ना कभी देखे होंगे कि गाड़ियों के अगल बगल में लगा होता है। ठीक है, तो गाड़ियों के अगल बगल में क्यों लगा होता है? क्योंकि यह वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है कि हम लोग देख सके पीछे कि पीछे कौन सी वस्तु आ रही है, उसे हम लोग देख सकें। इसलिए उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक कि गोलीय दर्पण क्या है? तो जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, और यह मुख्यतः दो तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यहाँ पे अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह मुख्यतः दो तरह के होते हैं। ठीक है, और ये जो दो तरह के होते हैं, फर्स्ट नंबर अवतल दर्पण, दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हम लोग ये आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा अपने कि ठीक है अवतल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण ये एक खोखले गोले का भाग होता है, ये हम आपको बताएं, और इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, ये आपको बताएं। जैसे ये चित्र में आपको लग रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो यह एक खोखले गोले का भाग है। ठीक है, जैसे आप लोग जैसे ये करिए, ये खोखला गोला लीजिए। ठीक है, और इसे दो भाग में यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। तो जो इस साइड वाला जो है ना, ये जो इस साइड वाला है ये आपका अवतल दर्पण है, क्योंकि ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये आपका उत्तल दर्पण है क्योंकि ये परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। इसे एक भाग देखिए जो होता है ना खोखला गोला, उसको हम एक भाग को दो भाग में तोड़कर और उसके एक एक साइड को रंग देंगे तो हो जाएगा। जैसे आप लोग उत्तल दर्पण बनाते होंगे तो ऐसे बनाते होंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे कहीं ना कहीं बनता है अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है। ठीक है, अवतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको वो सब समझा देंगे। तो अवतल दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है
और इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है। और इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इस सारा बिंदुओं को एक जगह एकत्रित कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, इसलिए इसको इस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि यह सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह अभिसारित कर देता है, ठीक है। और इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसका उपयोग हजामती दर्पण, टॉर्च, गाड़ियों की हेडलाइटों में भी किया जाता है, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये आपको याद रखना है कि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो एक बार फिर हम इस टॉपिक को पढ़ा दे रहे हैं कि अवतल दर्पण, तो यह एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है? एक खोखले गोले का भाग होता है और इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, ठीक है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों अभिसारी दर्पण कहते हैं? क्योंकि यह सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह अभिसरित कर देता है, मतलब एकत्रित कर देता है, इसलिए अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। यह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, यह हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और इसका उपयोग हजामती दर्पण, टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी कितनी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अभी आप यहाँ से समझिए, आप यहाँ पे पढ़े होंगे कि यहाँ पे होता है ये प्लस में होता है, ठीक है। या रुकिए, हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास वो वाला सिस्टम नहीं है, नहीं तो बता देते आपको। ऊपर आपका ऐसे +1 +2 लिखा होता है, ठीक है। नीचे आपका यही चीज़ +1 -1 माइनस में लिखा होता है, ठीक है। यहाँ पे इधर प्लस लिखा रहता है, +1 +2 +3, यहाँ पे माइनस में +1 +2 +3 लिखा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में क्या होता है? मुख्य अक्ष होता है। यहाँ पे इस ऊपर वाले को y अक्ष कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को x अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वो वाला टॉपिक है, थोड़ा भारी वाला है। तो ये आपको बता देंगे कि क्यों हम अवतल दर्पण को ऋणात्मक बोलते हैं। क्योंकि अवतल दर्पण ऐसे होता है, देखिए यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए आप लोग। देखिए अवतल दर्पण ऐसे होता है, ठीक है। तो इधर का जितना भी होता है, इधर का जितना हिस्सा होता है वो माइनस में होता है। तो अवतल दर्पण ऐसे होता है कि नहीं, इसीलिए इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यह एक खोखले गोले का भाग होता है। इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। और इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि ये सभी बिंदुओं को एकत्रित कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है, ठीक है। यहाँ पे दिखाएं हम आपको चित्र कि सभी बिंदु एक जगह एकत्रित हैं, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। और यह वस्तु से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। जब आप कोई भी सैलून में जाइएगा तो वहाँ पे खड़ा होखिएगा तो आपको अपना बाल दिख जाएगा, नाक दिख जाएगा बड़ा बड़ा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और इसका उपयोग हजामती दर्पण, टॉर्च, गाड़ियों के हेडलाइटों में किया जाता है, ठीक है। और इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे। यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। उत्तल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण भी एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा रहता है। यहाँ पे अवतल दर्पण, ये तस्वीर में हम आपको बता दिए हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है, ये देखिए। और यहाँ पे मुख्य कुछ बिंदु होते हैं, जैसे यहाँ पे P लिखा हुआ लग रहा है आपको। तो P मतलब क्या? पोल। पोल मतलब क्या? ध्रुव, ठीक है। ध्रुव है, ये फोकस है, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे C होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए C है यहाँ पे, तो ये वक्ता केंद्र है, ठीक है। तो ये हम आपको इसके लिए अगला वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। अभी 1 घंटा पूरने जा रहा है वीडियो का, तो इसलिए हम आपको आज का टॉपिक यहीं पे पढ़ा के आगे नए पार्ट में शुरू करेंगे इसका आगे मेन, ठीक है। फुल रिवीजन पढ़ाते, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही कुछ समय हो गया है, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर कल आगे इसके पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, तो यह भी एक खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। और इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, ठीक है। और इसमें हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जब आप गाड़ी बाइक वाइक चलाते हो तो उसमें शीशा लगा होता है, तो उसमें आप देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। जो ये वाला दर्पण है वही दर्पण होता है, ठीक है। और इसमें आप लोग किसी भी वस्तु को देखेंगे तो आपको लग रहा है कितना भी भारी और कितना भी बड़ा वस्तु हो, कोई भी बड़ा गाड़ी हो, वो आपको लग जाएगा कि कौन सा गाड़ी आ रहा है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, जिसे आदमी को आराम से लग सके कि कौन सा गाड़ी आ रहा है, कहाँ हमको जाना है, लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यह भी खोखले गोले का एक भाग होता है।
इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, ठीक है। इसमें हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद रखना है। काल्पनिक मतलब क्या? आभासी। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक मतलब आभासी। और इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है। मतलब देखिए, आप छोटा सा दर्पण होता है जो आप बाइक में लगा होता है, छोटा सा दर्पण होता है, लेकिन पीछे का जितना भी सारा वस्तु होता है ये सबको कैप्चर कर लेता है। जितना भी वस्तु है बड़ा छोटा, वो सबको उसमें छोटा करके, छोटा और सीधा करके दिखाता है कि आपको आसानी से लग जाए कि क्या आ रहा है, कौन सा गाड़ी आ रहा है, ठीक है। तो इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है और इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में, मतलब जो आप गाड़ी चलाते हैं उसके ऐनक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर से हम एक बार और बता दे रहे हैं कि यह भी खोखले गोले का एक भाग होता है, ठीक है। इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, ठीक है। और इसमें हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है और इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक मतलब क्या? आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। और इसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है और इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और आज का हम लोग का नहीं, अभी एक और टॉपिक है कि आवर्धन। यहाँ पे एक और टॉपिक है, यहाँ पे देख ले रहे हैं। यहाँ पे एक और टॉपिक है हम लोग का, आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्धन के बारे में, ठीक है। उस समय भी हम आपको बताएं कि आवर्धन किसे कहते हैं। आवर्धन का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? मैग्निफिकेशन। आवर्धन बराबर, आवर्धन एम से सूचित किया जाता है आवर्धन को। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं उसका परिभाषा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। आवर्धन बराबर V/U होता है। V मतलब क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और U मतलब क्या? वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इसका मात्रक भी कट जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पे माने कि नीचे देखिए, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए, आप 5 मीटर लिखे, माने कि यहाँ पे 5 मीटर, मीटर को M से लिख दिए और नीचे भी 5 मीटर लिख दिए, ठीक है। तो इसका मीटर मीटर भी कट जाता है, ठीक है। यहाँ पे मीटर मीटर भी कट जाता है। तो इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक विहीन होता है। तो आवर्धन मतलब क्या? कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन एम, एम मतलब क्या? मैग्निफिकेशन। आवर्धन का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? मैग्निफिकेशन, जिसे एम से सूचित करते हैं। तो एम बराबर V/U। V/U क्यों होता है? क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई V और वस्तु की ऊंचाई U के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है। यह मात्रक विहीन होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसका मात्रक भी आपस में कट जाता है। तो आज का यहाँ पे आज का हम लोग का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे भी हम ऐसे वीडियो आप लोग के पास लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।